चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को आज समझना है ये जो सांप्रदायिकता के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग सांप्रदायिकता का स्वरूप पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ राजनीति में सांप्रदायिकता का क्या स्वरूप होगा इसके बारे में समझिए। क्या कहा है? कहता है कि हम प्रत्येक दिन सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति देखते हैं, महसूस करते हैं, यथा धार्मिक पूर्वाग्रह, परंपरागत धार्मिक अवधारणाएं एवं एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यता। ठीक है। हालांकि ये सारी चीजें बिल्कुल साधारण सी बात है, परंतु यह सोच हमारे अंदर बैठा है, अतएव यह भी सांप्रदायिकता का एक रूप है। पीछे हम पढ़े सांप्रदायिकता में धर्म को लेकर, जाति को लेकर ये सारी चीजें हैं। खासकर धर्म को लेकर जब हम बात करते हैं, अलग अलग वर्ग, अलग अलग समाज, अलग अलग समूह, जहाँ पे धर्म की बात होती है और उसमें जब हम तुलना करते हैं, एक धर्म को ऊंचा बताते हैं, एक धर्म को नीचा बताते हैं, एक उसमें जब भेदभाव करते हैं तो कहते हैं क्या? सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता की वहां पे बात होती है। ठीक है। तो यहाँ पे कहता है प्रत्येक दिन सांप्रदायिकता की अभिव्यक्ति को देखते हैं और महसूस भी करते हैं। क्या करते हैं? महसूस। ठीक है। यथा धार्मिक पूर्वाग्रह, यानी ये धर्म के आधार पर पूर्व ग्रहित है, ऐसा कह सकते हैं। और परंपरागत धार्मिक अवधारणा और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की जो मान्यता है ना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। फिर कहता है हालांकि ये सारी चीजें बिल्कुल साधारण सी बात है। कैसी है? साधारण, बोले तो नॉर्मल है, परंतु यह सोच हमारे अंदर बैठा हुआ। ये सोच क्या है? हमारे अंदर बैठा हुआ कि निकलने का नाम नहीं ले रहा। अतएव यह भी सांप्रदायिकता का ही एक रूप है। यह भी किसका रूप है? सांप्रदायिकता का रूप है। नंबर एक अगर हम चले तो अगर बात करते हैं तो सांप्रदायिकता की सोच प्रायः अपने धार्मिक समुदाय का प्रमुख राजनीति में बरकरार रखना चाहता है। क्या चाहता है? कि सांप्रदायिकता की जो सोच है प्रायः अपने धार्मिक समुदाय का एक प्रमुख राजनीति में बरकरार रखना चाहता है, यानी धर्म को राजनीति में बरकरार यानी बनाए रखना चाहता है, धर्म को छोड़ना नहीं चाहता। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अलग अलग समुदाय में अपने धर्म को छोड़ने के लिए कोई तैयार है नहीं। ठीक है। लेकिन उसी प्रकार से राजनीति में भी धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, धर्म को भी राजनीति में शामिल रखा जाता। कहता है जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं, बहुसंख्यक समुदाय का कहने का मतलब यह है कि जिसकी संख्या ज्यादा हो, तो वैसे लोग जो बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। यानी वो अपने आप में समझने लगता है हम तो बहुसंख्यक है, हम तो बहुसंख्यक है, और उसका जो कोशिश होता है वह बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। और उदाहरणार्थ श्रीलंका में सिंहलियो का बहुसंख्यकवाद उदाहरण के तौर पे श्रीलंका में देखा जा सकता है। वहां सिंहलियो का बहुसंख्यकवाद है ना, यानी एक धर्म कह लो कि वहां पे जो सिंहलियो है उसका संख्या ज्यादा। ये श्रीलंका का उदाहरण है। कहाँ का उदाहरण है? श्रीलंका का उदाहरण। आगे समझते हैं हम लोग। यहाँ लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने भी सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के कई के तहत कई कदम उठाए हैं। कह रहा है कि यहाँ लोकतांत्रिक रूप से, यहाँ मतलब कहाँ? भारत में। कहा सिंहली की बात हो रही तो श्रीलंका में ना, सिंहली अपने भारत में कहा। कहता है यहाँ लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने भी सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने अर्थात इसकी शक्ति कायम करने के लिए बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए हैं। यथा उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो 1956 में सिंहली को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित करना
है ना, सिहली को क्या किया गया, एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित कर दिया, और राजभाषा हो गया मतलब समझो कि उसकी भाषा प्रचलित हो गई। जैसे अगर भारत की बात करें तो इसमें हिंदी को राजभाषा के रूप में रखा गया है, उसी प्रकार से वहां भी उदाहरण के तौर पे और भी है, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिहलियों की प्राथमिकता देना। अगर विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो यहाँ किसको प्राथमिकता मिलेगी, सिहली को मिलेगी, सिहली समुदाय को मिलेगी। सरकारी नौकरी की बात की जाए तो यहाँ पर भी सिहली समुदाय की को जो है सो प्राथमिकता देना महत्व है, दिया गया है उसको। बौद्ध धर्म के संरक्षण हेतु कई कदम उठाना आदि और भी है। धर्म को अगर कहा जाए तो यहाँ बौद्ध धर्म के संरक्षण हेतु कई सारे कदम उठाए गए। तो ये जिसकी संख्या ज्यादा देखा जा रहा है उसके ओर, उसके हित में कई कदम उठाए जाते हैं, और सब उद्देश्य क्या है, वोट। क्या उद्देश्य है, वोट। जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि जिसकी संख्या ज्यादा होती है, जिस समुदाय की, जिस जाति की संख्या ज्यादा होती है, उसी समुदाय, उसी जाति के कैंडिडेट को उतारा जाता है ताकि वो जीत जाए। क्या हो जाए, जीत जाए। नवनीत कुमार, मन ये है कि सोच रहा है कि सब जल लाने गया, आ, है ना, हम ये रह गए। अरे इच्छा हो तो चल जाना चाहिए था, क्या दिक्कत है, एक के दिन क्लास में छूटता। चलिए ठीक है, तो उधर की सोच से बाहर आ जाइए, दूसरे उदाहरण में हम लोग चलते हैं। कहता है सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति गोलबंदी, कहता है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस, है ना, यानी कि सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति गोलबंदी, है ना, रिलीजियस लाइंस इसमें कहा, ठीक है। सांप्रदायिकता का दूसरा रूप क्या है, इस हेतु पवित्र प्रतीकों, सेक्रेट सिंबल, धर्म गुरुओं और भावनात्मक अपील आदि का सहारा लिया जाता। क्या कहा है, सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। राजनीति जो गोलबंदी है वो सांप्रदायिकता का कौन सा रूप, दूसरा रूप। इस हेतु पवित्र प्रतीकों, जैसे कि पवित्र प्रतीक में किसको लिया जाता है, धर्म गुरुओं और भावनात्मक अपील आदि की सहारा ली जाती है ना। निर्वाचन के वक्त हम अक्सर ऐसा देखते हैं, किसी खास धर्म के अनुयायियों से किसी पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान करने की अपील कराई जाती है। तुमने देखा होगा कि चुनाव के समय में देखेगा कि इस धर्म गुरु के समर्थक, इस धर्म गुरु के अनुयायी अर्थात फॉलोअर, इस धर्म गुरु के बातों को, विचारों को मानने वाले अधिक लोग हैं, तो उस धर्म गुरु से कहलवाया जाता है कि आप फलाने पार्टी को वोट कीजिए, ध्यान में रखा जाता है। तो वही चीज यहाँ पे भी कहा है कि किसी खास धर्म के अनुयायियों से किसी पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान करने की अपील कराई जाती है। कि राजनीतिज्ञ भी जानते हैं, नेता भी जानते हैं कि अगर ये बाबा बाबा का बोले तो जो धर्माचार्य है, अगर कह दिए एक बार तो जनता उधर घूम जाए, क्योंकि जिनके विचार को लोग मान रहे हैं, जिनको सुनने के लिए सारी काम धंधा छोड़ करके कथा में बैठ के उनके कथा को सुन रहे हैं, उनके विचार को सुन रहे हैं, उनके उपदेश को सुन रहे हैं, तो वो व्यक्ति खाली कह दे कि वोट देना है तो नहीं देगा, देगा, अधिकतर लोग उधर दे देंगे। और ऐसा कहा भी जाता है। तो ये कोशिश किया जाता है जो भी खास धर्म के होते हैं उनके अनुयायियों को किसी विशेष पार्टी, जिस भी पार्टी, वो तो इलेक्शन तय करेगा, इलेक्शन के समय में ये किसको कहा जाता है, ठीक है, तो किसी विशेष पार्टी को जो है सो वोट करने के लिए अपील की जाती है। ये रहा था दूसरा। अब हम तीसरे ओर चलते हैं। कहता है, और अंत में क्या कहता है कि सांप्रदायिकता का भयावह रूप तब हम देखते हैं, ये सांप्रदायिकता है, इसका रूप भयावह भी हो जाता। भयावह माने डरावना कह सकते हो, जो भय उत्पन्न करे, ऐसा रूप हो जाता है। कहता है कि जब संप्रदाय के आधार पर हिंसा, हिंसा समझते हो ना, मारकाट, दंगा और नरसंहार होता है। नरसंहार बोले तो नर माने मानव कह सकते हो, उसका संहार, जैसे
महाभारत, रामायण इत्यादि में देखते होंगे ना, युद्ध जब होती है तो लोग मरते कटते हैं और रक्तपात होती है। क्या होती है? रक्तपात मतलब रक्त गिरना, खूब बहना, कैसा? ज्यादातर महाभारत में खूब रक्तपात हुआ, खूब रक्तपात, है ना? उसको अगर बैठ के सुलझाया जाता तो आराम से सुलझ जाता, लेकिन ना, युद्ध चाहिए। दोनों पीछे हटने के लिए नहीं है। जब कोई पीछे नहीं हटेगा तो क्या होगा? युद्ध। और युद्ध का परिणाम कैसा? भयावह, विनाश। कहता है विभाजन के समय हमने इस त्रासदी को झेला है। किसके समय विभाजन? मैंने तो एक उदाहरण उधर महाभारत का दे दिया, लेकिन यहाँ पे भी है कि विभाजन के समय इस त्रासदी को झेला है। विभाजन मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो विभाजन था, है ना? आगे पढ़ने को तुम्हें मिलेगा कि 14 अगस्त के हम रात में, कब? 14 अगस्त को रात में। हमारा देश कब आजाद हुआ, ये पहले बताओ। 15 अगस्त 1947। लेकिन 15 अगस्त के झंडा ना फहराया गया, तैयारी तो उसे पहले ही करना। तो इस 14 अगस्त के दिन एक तरफ खुशी थी या एक तरफ गम? एक तरफ खुशी तो दूसरे तरफ गम। एक गम का माहौल, एक खुशी का माहौल। ये खुशी काहे को? तो अंग्रेज से हम लोग क्या हो रहे थे? आजाद हो गए थे। अंग्रेज जो यहाँ पे शासन किया, उससे हम लोग मुक्त हो चुके थे। और दूसरी गम किस बात की? क्योंकि हमारा देश का टुकड़ा हो रहा था उसी दिन, जो पाकिस्तान जो है, उसी 14 अगस्त के दिन। और उसी में हो गया, लगता है कि उसी में हो विभाजन में ही हो गया क्या, कि ये सांप्रदायिक हिंसा हो गया। क्योंकि अब पता चल रहा है कि जो व्यक्ति अभी भारत में था, पाकिस्तान में चला जाएगा, जो पाकिस्तान में जो चला जाएगा था, वो जो है सो हिंदुस्तान में हो जाएगा। ऐसा हो गया, है ना? अचानक तुम जहां हो वहां कहे कि तुमको यहाँ से हटना है, क्या होगा स्थिति? किसी को भी गुस्सा आ जाता है, खौल जाता है। यहाँ तो देश से चेंज होना था, एक लाइन खींच दिया गया, बस उसमें एक तरफ हो गया अपना इधर उधर का पाकिस्तान, और अपना इधर का हिंदुस्तान। ऐसे तो एक तरफ क्या था? खुशी, और दूसरे तरफ क्या था? गम। तो वही चीज यहाँ कहता है विभाजन के समय, मतलब जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय इस त्रासदी को झेला। आजादी के बाद भी कई जगह पर बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, और आजादी के बाद भी कई जगह पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, अर्थात धर्म को लेकर के हिंसा हुई, मारकाट हुए। आगे बढ़ते हैं। जब मान लो 11वीं 12वीं कक्षा में जाओगे ना, तो ये विभाजन इत्यादि को लेकर के विस्तार से पढ़ोगे। अब बात किसकी किया जा रहा है? धर्म निरपेक्ष शासन की अवधारणा, ये क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि हमारे संविधान निर्माताओं को सांप्रदायिकता के इस भयावह चेहरा की परिकल्पना पहले से थी। उनको पहले से पता था कि यह सांप्रदायिकता जो है, यह विकराल रूप ले सकता है, यह हिंसात्मक हो सकता है, यह भयावह हो सकता है, यह पहले से पता था। संविधान निर्माता कहने का तात्पर्य, संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या उनके पूरे समूह जो उसमें उसके लिए कार्य कर रहे थे। लेकिन जो व्यक्ति अग्रणी होते हैं, उनको जो है सो थोड़ा-सा ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बस इतना ही है। बाकी जितने भी उसमें लोग थे शामिल, उन सबको पता था कि ये सांप्रदायिकता जो है आगे चलकर क्या होगा? भयावह रूप लेगा, विकराल रूप लेगा, हिंसात्मक हो सकता है। अतएव भारत में शासन का धर्म निरपेक्ष मॉडल चुना गया। कैसा चुना गया? धर्म निरपेक्ष मॉडल। क्योंकि हमारे भारत में कहा जाए तो एक धर्म के मानने वाले तो लोग हैं नहीं, कई धर्मों को मानने वाले लोग हैं। कोई हिंदू, मुस्लिम, जिसको इस्लाम धर्म कहते हैं, सिख, ईसाई, सब कई सारे धर्मों को मानने वाले हैं। तो इसलिए अगर धर्मनिरपेक्ष मॉडल ना चुना गया होता तो और दिक्कतें होती, है ना? और सांप्रदायिकता फैलता। तो वही कहता है कि हमारा ये कौन सा मॉडल चुना गया? धर्मनिरपेक्ष चुना गया। और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सेकुलर। क्या कहा जाता है? सेकुलर
देश बना। कैसा देश बना? सेकुलर देश बना। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हेतु अनेक उपबंध किए गए। यानी कि हमारे जो संविधान में है, धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हेतु बहुत सारे उपबंध किए गए, व्यवस्था की गई। उपबंध, धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब? किसी भी धर्म, हाँ, उसके रोक टोक नहीं है। किसी एक विशेष धर्म की बात नहीं होगा। अगर कोई चीज अगर हमको ध्यान देना भी है, अगर जनता के हित की बात करेंगे भी, तो सभी धर्मों की बात करेंगे, किसी एक को नहीं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो भारत के लोग हैं वो धर्मों में ना बट करके, धर्म में तो है ही, लेकिन अगर देश की बात होगा तो सबसे पहले अपने लोगों को क्या रखेंगे? भारतीय रखेंगे। धर्म तो है ही है, लेकिन अपने लोगों के क्या कहलाते हैं? भारतीय। जब दूसरे देशों की बात होती है तो क्या कहते हैं? भारतीय कहते हैं। बाकी जाति है, धर्म है, वो तो सब मानता ही है, लेकिन ये धर्म को लेकर के ज्यादा विशेष धर्म से और जाति से उठ कर की बात करते हैं, अर्थात धर्म निरपेक्ष अपने देश की मॉडल को अपनाया गया। नंबर एक में क्या कहा गया? हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। जैसा कि जानते हैं ना हम लोग, जैसे भारत की राष्ट्रीय की अगर बात करें, पशु की बात करें, चाहे फूल की बात करें, ये सब तो अपनाया गया। राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय फूल क्या है, राष्ट्रगान क्या है, ऐसा बताया गया। लेकिन ऐसा किया गया कि राष्ट्रीय धर्म क्या है? नहीं ना। क्यों? अगर राष्ट्रीय धर्म होता तो फिर वो हिंसा होना शुरू हो जाता, है ना। अगर किसी एक धर्म को अगर राष्ट्रीय धर्म घोषित कर देते, चाहे राजकीय धर्म घोषित कर देते, हालांकि यहाँ पे राष्ट्रीय ही होना चाहिए, देश की बात है तो राष्ट्रीय होना चाहिए। राजकीय होता है राज्य के लिए, किसके लिए? राज्य के लिए, ठीक है। आ राष्ट्रीय, राजकीय ठीक है, तो राजकीय कहने का मतलब ये तो राज्य के हो गया ना। राष्ट्रीय न तो अपने देश में अगर बात करें तो ना राष्ट्रीय कोई धर्म बनाया गया है और ना ही राजकीय धर्म, इस दोनों में से कुछ भी नहीं स्वीकार नहीं किया गया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा दिया गया है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म विशेष का दर्जा नहीं देता है। और किसी धर्म विशेष का दर्जा न देना, यही तो धर्म निरपेक्ष है। यही तो क्या है? धर्म निरपेक्ष है। यानी किसी एक धर्म को महत्व न देना। अगर देना भी है, किसी अगर बात भी करते हैं कुछ हित की बात, तो सबकी बात करेंगे, किसी एक को प्रमुख हम नहीं मानते। तो यहाँ पे वही कहा गया। तो अगर बात करें श्रीलंका में, तो कौन सा धर्म को महत्व दिया गया? बौद्ध धर्म। पाकिस्तान में, इंग्लैंड में ईसाई धर्म को दर्जा दिया गया है। उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा देता है क्या? नहीं देता है। और यही क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष। समझ में आ गया तुम लोग को? धर्मनिरपेक्ष न तो बस कहना कि धर्मनिरपेक्ष कौन मुर्गा का नाम। ऐसा मत कह देना, ठीक है। चलो दूसरा, संविधान में हर नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि अपने विचार से, सॉरी, अपने विश्वास से वह किसी धर्म को अंगीकार कर सकता है, मतलब स्वीकार कर सकता है या फिर मान सकता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। इस आधार पर उसे किसी अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए भारत में जितने भी धर्म हैं, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है। मान लीजिए कि ए बी सी डी चार धर्म है। अब इस मान लेते हैं और भी धर्म हो सकते हैं। तो जिसको जिस धर्म को मानना है, फॉलो करना है, फॉलो करे, कोई दिक्कत नहीं है। कौनो धर्म को माने, अगर देश में कोई सुविधा की बात होगी, कोई हित की बात होगी, कोई लाभ की बात होगा, तो उसको कोई लाभ से, कोई हित से वंचित नहीं किया जाएगा भारत के नागरिक को। प्रत्येक धर्मावलंबियों को अपने धर्म का पालन करने अथवा शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार करने का अधिकार है। यानी भारत में जितने भी धर्म है, भारत में जितने भी धर्म है और धर्म को मानने वाले जितने भी व्यक्ति है, वो प्रत्येक
धर्मावलंबियों को अपने धर्म का पालन करने अथवा शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार करने का अधिकार है। जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म का प्रचार कर सकता है, उस की चर्चा कर सकता है, उसके विचार को मान सकता है, उसके विचार को फैला सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस शर्त एक क्या है, शांतिपूर्ण होना चाहिए, हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। और इसी के तहत लोग अपने अपने धर्म की प्रचार करते हैं ना, चाहे कौनो धर्म है ना। और इसी के तहत लोग देखते हैं कथा भी करते हैं, बैठ के खूब बढ़िया से पंडाल वगैरह लगा देते हैं और कथा भी होती रहती है, सब अपने अपने धर्म के जो भी करते रहते हैं। इस हेतु वह शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित कर सकता है। इस हेतु कहने का मतलब उस जो भी जिस धर्म से संबंधित है उस धर्म के लिए शिक्षण संस्थाओं को क्या कर सकता है, स्थापित और संचालित कर सकता है। मतलब वो संस्था को स्थापित कर सकता है, उसको चला सकता है। संचालित मतलब क्या, चला सकता है। ये बात दूसरे नंबर में थी। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखा जाए, हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक घोषित है। अगर भारत की बात करें तो धर्म के आधार पर भेदभाव अगर करोगे तो इसको क्या क्या कहा गया है, असंवैधानिक, अर्थात संवैधानिक नहीं है। ठीक है, तो धर्म को लेकर के कोई भेदभाव करना है क्या, नहीं। जिसको जौन धर्म मानना है मानने के लिए स्वतंत्र है। किसी को किसी विशेष धर्म मानने के लिए बाध्य करने किया जा सकता है, नहीं। अगर तुम्हें कोई कुछ कहे कि फलाना धर्म मानो तो ये उचित है कि अनुचित है, अनुचित है। तुम किसी को कहो कि यह धर्म मानो, ये उचित है कि अनुचित है, अनुचित है। ठीक है, तो कहता है चौथा नंबर में आगे बढ़ते हैं हम, संविधान के अनुसार धार्मिक समुदाय में समानता स्थापित करने के लिए धार्मिक मामलों में भी दखल दिया जा सकता है। क्या कहा, संविधान के अनुसार धार्मिक समुदाय में समानता स्थापित करने के लिए धार्मिक मामलों में भी दखल दिया जा सकता है। कौन दखल दे सकता है, संविधान के अनुसार। क्यों, मतलब राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिज्ञ जो है, राजनीति का जो भी नेता लोग है, चाहे उसमें जो सत्ता पक्ष में जो लोग है, सरकार की जो लोग हैं, ये धार्मिक मामलों में दखल दे सकता है। क्यों दखल दे सकता है, तो समानता को लेकर के। किसको लेकर के, समानता को लेकर, समानता स्थापित करने के लिए। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, छुआछूत की इजाजत शासन नहीं देता है। शासन कहने का मतलब जो देश की शांतिपूर्ण स्थिति है उसको बनाए रखने में कोई हिंसा न करे, कोई कुछ न करे, अच्छा से देश में सब कुछ, सब व्यक्ति रहे, संचालन हो, और साथ ही जो व्यक्ति है उसके बीच छुआछूत ना हो। ठीक है, तो उस छुआछूत की इजाजत शासन नहीं देता। शासन मतलब जिसकी सरकार है, जिसकी सत्ता, ठीक है, जो हम पे शासन कर रहा है। हम पे शासन कौन कर रहा है, सरकार। सरकार को शक्ति किसने दिया, हम लोगों ने। यानी कि जनता का शासन जनते पे हो रहा है, जनता का शासन जनता पर ही हो रहा। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता केवल विचारधारा ही नहीं बल्कि संविधान भी बुनियाद है। क्या कहता है, धर्मनिरपेक्षता केवल विचारधारा ही नहीं बल्कि संविधान ही क्या है, बुनियाद है। बुनियाद मतलब आधार, जैसे घर बनाते हैं ना तो क्या डालते हैं, नींव। उसी प्रकार से संविधान ही क्या है, बुनियाद है। जबकि सांप्रदायिकता भारत की बुनियाद अवधारणा के लिए एक चुनौती है। जबकि कहता है कि ये सांप्रदायिकता है भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए ही क्या है, चुनौती है। अवधारणा कौन है, संविधान। बुनियाद कौन है, संविधान है। और इसकी बाधा कौन है, चुनौती कौन है, सांप्रदायिक। दो बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो आधार कौन है, ना बुझाया इस सबको। अरे आधार तो बताए ना, संविधान है। क्या कहा, धर्मनिरपेक्ष केवल विचारधारा ही नहीं बल्कि संविधान ही क्या है, बुनियाद है। संविधान ही बुनियाद है कि संविधान की बुनियाद है,
देखो तुम अपने बुक में क्या है, की है कि ही है? की है, की। क्या कहा है? धर्मनिरपेक्ष केवल विचारधारा ही नहीं, बल्कि संविधान आ, संविधान की बुनियाद होना चाहिए, ही नहीं होना चाहिए, की होना चाहिए। संविधान की संविधान की बुनियाद है, यानी कि संविधान का आधार कौन है? धर्मनिरपेक्ष, ऐसा कह सकते हो। जबकि सांप्रदायिकता भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए क्या है? चुनौती है, एक समस्या कह सकते हो। आगे हम लोग बढ़े, देखो ध्यान से, लैंगिक मसले और राजनीतिक। ये लैंगिक क्या होता है? लैंगिक शब्द बना कैसे? लिंग को लेकर, किसको लेकर के? लिंग को लेकर। लिंग कहने का मतलब पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री। जैसे तो पुरुष कहता है कि तो वही पुरुष स्त्री को लेकर के जो राजनीति है, पुरुष और स्त्री के मामले को लेकर के जो राजनीति है, उसी के लिए एक शब्द आया, यहाँ टॉपिक आया क्या? तो लैंगिक मसले और राजनीति। तो यहाँ राजनीति की बात होगी, लेकिन किसको लेकर के? लिंग को लेकर के। लिंग कहने का मतलब यह है कि उसमें पुरुष तो है ही है पहले से, और स्त्री को हिस्सेदारी उसमें न मिला हुआ है, साझेदारी न मिला हुआ है। तो जहां कहीं भी दिखता है उसको लेकर के, चाहे उससे भेदभाव है उसको लेकर के, उसको अधिकार ना है उसको लेकर के, यहाँ पे इसकी चर्चा होगी। क्या है भाई? तो देखो, लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप है। जिस प्रकार से हम लोगों ने पीछे सामाजिक असमानता की बात करें, जातिगत असमानता की बात करें, धर्मगत असमानता की बात करें, उसी प्रकार से लैंगिक असमानता भी सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप है ना? लिंग को लेकर के भी, यानी लैंगिक तौर पर भी असमानता समाज में देखने को मिलता है। यद्यपि लैंगिक असमानता सामाजिक संरचना के हर क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। कहता है कि लैंगिक जो असमानता है सामाजिक संरचना के हर क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। हर एक क्षेत्र मतलब भारत में जितने भी क्षेत्र है, कार्य का जो भी क्षेत्र है, चाहे जितने भी प्रकार के क्षेत्र है, सभी क्षेत्र में लैंगिक समानता दिखाई पड़ता है। परंतु राजनीति के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जाती है, और कहता है कि राजनीति के अध्ययन में इस बात की पहचान नहीं किया जाता है कि लैंगिक असमानता भी है, कि लोगों को नजर ही नहीं पड़ता, ऐसा कहा जाता है। यहाँ हम स्त्री और पुरुष के जैविक बनावट की ओर ध्यान नहीं देंगे। कहता है कि प्रकृति ने उसको किस तरीके से बनाया उस पे हम ध्यान नहीं देने वाले हैं। हम उसकी बात नहीं की कर रहे हैं, प्रकृति ने जैसा बनाया तो बनाया, उसने तो पुरुष स्त्री बनाया ही, हम उसकी बनावट की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात क्या कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी जो छवियां है, तयशुदा सामाजिक भूमिका के बारे में विवेचना करेंगे। हम उसके अधिकार के बारे में करेंगे, और उसमें जो प्रचलित जो रूढ़िवादी छवियां है, तयशुदा सामाजिक भूमिका है, उसके बारे में बातचीत किया जाएगा, जब बल्कि उसके बनावट के बारे में बात नहीं किया जाएगा। वो उसकी बात तो बायोलॉजी में होती है, तो वो बायोलॉजी उसके लिए अलग विषय है। तो यहाँ पे किस दृष्टि से देखेंगे उसकी बात यहाँ पे होगी। यहाँ कहता है लैंगिक विभेद पर आधारित सामाजिक विभाजन सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कहता है लैंगिक विभेद, विभेद माने क्या? अंतर। लिंग के आधार पर जो अंतर है वो आधारित सामाजिक विभाजन सार्वजनिक क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र पे? सार्वजनिक। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सभी लोग कार्य करते हैं, ऐसा कह सकते हो, सार्वजनिक क्षेत्र हो गया। जैसे स्कूल कौन सा क्षेत्र है? सार्वजनिक क्षेत्र। मंदिर कौन सा क्षेत्र है? सार्वजनिक क्षेत्र। रेलवे स्टेशन कौन सा क्षेत्र हो गया? सार्वजनिक क्षेत्र हो गया। तो वही कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में ही परिवार में यह भावना घर कर जाती है, यानी प्रवेश कर जाती है ना। हालांकि अब बहुत हद तक सुधार भी हुआ है। पहले परिवार में भी यह भेदभाव दिखता था कि लड़का है तो पढ़ेगा, लड़की है तो ना पढ़ेगा। लड़का है तो कहीं भी घूम सकता, मतलब पढ़ाई इत्यादि कर सकता है, और लड़की है तो ना पढ़ेगी। लड़का अगर पढ़वो करेगा तो लड़का ज्यादा पढ़ेगा, लड़की कम पढ़ेगी। तो ऐसा भेदभाव,
ऐसा भेदभाव पहले कुछ ज्यादा ही होता। और इस कारण से तुमको देखने को मिलता भी होगा कि पहले की महिलाएं हैं वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं मिलती। बोलो हाँ या ना? ये किसका असर है? अधिकार नहीं होगा, नहीं पढ़ने का तब तो नहीं पढ़ सके, और भी अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन एक कारण यह भी है। भविष्य में लड़कियां की मुख्य जिम्मेवारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण तक ही सीमित भावना कर जाती है, और भविष्य में लड़कियों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण तक ही सीमित होती है। यानी जब बच्चे लड़के-लड़की जब छोटे होते हैं, तो पालन-पोषण क्रम में ही परिवार में यह भावना घर कर जाती है कि भविष्य में लड़की का क्या काम, है ना? कि लड़की का काम यह है कि वह मुख्य ज़िम्मेदारी रहेगा गृहस्थी चलाने का मतलब क्या? घर चलाने का। यानी कि घर का कार्य-धाम करेगी, काम-धाम करेगी, ठीक है? घर को देख-रेख करेगी। अब बच्चा उसके परिवार में जो भी है, उसका पालन-पोषण करेगी, तक ही सीमित हो जाती। जबकि पुरुष का क्या काम है? बाहर के जितने भारी भरकम, जितने कठिन काम है, सब कौन करेगा? पुरुष करेगा। एक चैप्टर है अर्धनारीश्वर, जब पढ़ोगे तो वहाँ पे इसकी चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे भी कुछ उसी प्रकार से है, तो ये भेदभाव है, उसको थोड़ा-सा हम लोग देखेंगे अच्छे ढंग से। तो लड़कियों के लिए क्या कहा गया? कि भविष्य में गृहस्थी देखिए, गृहस्थी देखने का क्या मतलब? घर को चलाएगी और बाल-बच्चे का क्या करेगी? पोषण, बस इतने काम सीमित कर दिया गया। पहले ऐसा, लेकिन अब ऐसा है क्या? अब ऐसा नहीं है। लड़कियाँ जो चाहे वो कर सकती हैं, है ना? लेकिन इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि जो भी कदम उठाए वो कदम अच्छा होना चाहिए। कदम कैसा होना चाहिए? अच्छे होना चाहिए। इसकी पुष्टि श्रम मतलब मेहनत से संबंधित है। इसकी पुष्टि श्रम के लैंगिक विभाजन, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर से हो जाती है। यह प्रवृत्ति कमोबेश सभी परिवार में देखा जा सकता है, और यह जो अंतर है, यह जो डिफरेंस है ना? पुरुष और स्त्री को लेकर के, यह कमोबेश, यानी कमोबेश का मतलब ज्यादा कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, सभी परिवार में देखा जा सकता है। महिलाओं का कार्य क्षेत्र घर के अंदर तक ही सीमित रहता है ना? महिलाओं का ज्यादा काम घर के अंदर। कुछ महिला इस बातों से खुश है कि ठीक है, अब ठंडे में ना है, ब्लैक नहीं होंगे, व्हाइट रहेंगे, है ना? इस बात के लिए भी चिंता नहीं रहती है उसको। तो महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर के अंदर तक ही सीमित रहता है। उनका काम क्या होता है? खाना बनाना, खाना पकाना, है ना? विज्ञान की भाषा से चले तो एकदम खाना पकाना, ठीक है? कपड़ा साफ करना, सिलाई-फराई का काम करना तथा बच्चे का पालन-पोषण आदि, ये मुख्य काम बताया गया। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा? कितनी रोचक बातें कह रहा है। समझो बच्चों, लड़कियों, पालन-पोषण आदि, इसका आधार कोई जैविक नहीं है, और इसका आधार कोई जैविक नहीं है। जैविक कहने का मतलब यह हुआ कि उसका जन्म आधारित नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रकृति ने जब उसको भेजा होगा, तो ये नहीं कहा होगा कि तुम्हारा जाओ और तुम्हारा काम है खाना पकाना, तुम्हारा काम है सिलाई करना, तुम्हारा काम है कपड़ा साफ करना, तुम्हारा काम है खाना पकाना, तुम्हारा काम है बच्चों का पालन करना। ऐसा प्रकृति ने कहा होगा क्या? नहीं, यहाँ के लोगों ने ऐसा व्यवस्था पहले से बना दिया, और यह व्यवस्था लंबे समय तक चलने लगा, और यही जो है सो अस्थायी हो गया। हालाँकि समय बदला तो कुछ उसमें परिवर्तन भी हुआ, जो कि अच्छी बात है। इस आधार पर कोई जैविक कहता है, इसका आधार कोई जैविक नहीं है। पुरुष भी इन कार्यों को भली-भांति कर सकता है। कहता है पुरुष भी इन कार्यों को भली-भांति कर सकता है। किन कार्यों को? जो-जो काम ऊपर कहा गया। जैसे कि खाना पकाना, कपड़ा साफ करना, सिलाई-फराई करना, बच्चे का पालन-पोषण। बताइए पुरुष करता है कि नहीं करता है? हैं? घर से बाहर जब निकलते हो और कहते हो चलो ना अच्छा रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ कौन महिला खाना पकाने वाली होती? तब तो पुरुषे होते हैं। रेस्टोरेंट अर्थात होटल जिसको कहते हैं, है ना? उसी का नाम बदल के थोड़ा-सा अच्छा हो जाता है तो रेस्टोरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्तरां कहते हैं, अलग-अलग तरह के नाम हो जाते हैं। तो वहाँ कहते हो और खाते हो तो वाह! क्या स्वादिष्ट है। जबकि महिलाएँ भी जानती हैं कि भोजन कैसे पकता है, उसे भी
वो भी बढ़िया बनाती है, लेकिन वही महिला जब होटल में बैठ के, रेस्तरां में बैठ के, रेस्टोरेंट में बैठ करके जब खाएगी तो क्या बढ़िया आनंद। तो बताओ पुरुष कर सकता है कि नहीं कर सकता? है ना? और अच्छा भी लोग कहता है उसको, तो क्या पुरुष अगर इसको ना करता तो क्या हर जगह महिला है क्या बाहर में? नहीं ना। तो कहता है कि पुरुष भी इन कार्यों को भली-भांति कर सकता है, परंतु पुरुष वर्ग के दिमाग में यह विचारधारा घर बना चुका है कि औरतों का जन्म इसी कार्य को ही करने के लिए हुआ है। पुरुषों के दिमाग में भी एगो बात बैठ गया है, घर कर गया। घर करने का मतलब क्या? प्रवेश कर चुका कि घर के अंदर का जो काम है, अर्थात खाना पकाने का काम है, कपड़ा धोने का काम है, चाहे जो भी घरेलू कार्य है, ये सब किसके लिए? महिला के लिए। स्त्री ही करेगी, पुरुष ना करे। अगर पुरुष कर दे तो समाज में क्या करेगा? है ना? दूसरी बात है, अगर महिला पुरुष का काम महिला कर दी तो फिर वहां भी दिक्कत होगी। कहीं समाज क्या कहे? तो समाज कुछ नहीं कहेगा। समाज कुछ नहीं। हाँ, कुछ चीजें सीमित हैं, वो ठीक है, वो रखना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि जो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो कहता है कि औरतों का जन्म इस कार्य को ही करने के लिए हुआ। ये बात किसके माथा में घुसा हुआ है? पुरुषों के पास। ठीक है। और स्त्रियों के मन में भी कुछ बात घुसा हुआ है कि बाहर का काम जो भी करेगा वो कौन करेगा? पुरुष करेगा। हालांकि कुछ परिवर्तन हुआ है, अब हो भी रहा है। अब महिलाएं भी बाहर और अंदर सब कार्य कर सकते हैं और पुरुष भी अंदर बाहर का कार्य करते हैं। कुछ परिवर्तन हुए हैं और जो कि सही भी है समाज हित के लिए। पुरुष वर्ग महिलाओं की यह तयशुदा सामाजिक भूमिका मानता है। और पुरुष जो वर्ग है, ये क्या मानता है कि महिलाओं की यही तयशुदा सामाजिक भूमिका मानता है, जो पहले से तय है उसी को मानते आ रहा है। परंतु काम के इस प्रकृति के लिए जहां पैसा चुकाया जाता है, क्या चुकाया जाता है? पैसा। महिलाओं घर पे काम करती है तो उसको पैसा मिलते हैं क्या? बोलो। नहीं मिलता है। तो वही कहा है, परंतु काम के इस प्रकृति के लिए जहां पैसे चुकाया जाता है, वहां मर्द खुशी खुशी इस कार्य को करते हैं। जैसे कि होटल भोजन पकाना है, और वही मर्द घर पे भोजन पकाता है क्या? ना। महिलाएं, मर्द कहने का मतलब पुरुष। जो पुरुष घर बाहर भोजन पका रहा है, क्या वह पुरुष घर पे भोजन पकाते हैं क्या? घर पे कौन बनाती है? महिलाएं। तो बाहर पैसे मिल रहे हैं, इसलिए भोजन पकाने का कार्य के लिए अगर बाहर पैसे मिल रहा है तो वह पुरुष भी वह खुशी खुशी इस कार्य को करने के लिए तैयार करता है कि नहीं करता है? बोलो। जितने भी भोज भात होते हैं उसमें कै गो महिला होती है भोजन पकाने वाली? आजकल का ट्रेंडे बदल गया। महिला तो एकदम तन को छुएगी नहीं, कहेगी ना, ये तो हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम है एकदम सजना धजना। ये फंक्शन में सब तनका गड़बड़, कपड़ा टेढ़ा हो जाएगा तब फिर गड़बड़ा जाए। और पहले समझो, आज से 20 साल पहले समझो ना, तो अभी तो सारे चीज जो है सो उसके जो भी भोजन मेस तैयार करने और जो भी मिस्त्री होते उस पे मिल जाता है। पहले क्या होता था, भोज भात में भी इत्यादि में सारे महिलाएं, ज्यादातर पुरुष भी एकदम दोनों मिल के करता था। पहले ऐसा वाला मतलब भोज इत्यादि हुआ था, लंबा सा चूल्हा खनाता था। लोग जो गांव के होते थे 10 वो मिल करके भोजन पकाते थे। हाँ, कोई मिस्त्री नहीं, समाज के जो 10 गो लोग हैं जिसको वो सब मिलेंगे। और जितने भी बर्तन वगैरह सब ग्रामीण से मंगा करके आएगा, बस होगा। अब महिलाएं घर को संभालेंगे, पुरुष बाहर संभालेंगे भोज इत्यादि की बात करें तो। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि ना, आजकल तो एगो छोटका सा एगो कुछ नहीं करता है, कहता है मिस्त्री है ना, उसको पैसा किस बात का दे रहे हैं? मतलब दे रहे हैं, दे रहे हैं। है ना? 2-4 आदमी के खाना भी घर में अगर पकाना होगा तो मिस्त्री है ना, मिस्त्री को कह दो पका देगा हुआ। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? एकदम पक्का वाला ऐसे नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें हो गए। तो जहां पैसा मिलता है वहां पे पुरुष क्या करता है? खुशी खुशी कार्य को कर लेता है, चाहे कार्य स्त्री वाला ही क्यों ना हो, भोजने पकाना क्यों ना हो। यानी जो जो कार्य स्त्री करती थी, उस कार्य के लिए अगर पैसा मिलने लगे तो उसको उस काम को करने के लिए पुरुष तैयार होता है कि नहीं होता है? होता है। आगे चलो उसी प्रकार स्त्री भी तैयार हो जाएगी पुरुष वाला काम करने के लिए। कब? जब पैसा उसको मिलेगा तब। देखो,
ऐसा कार्य करने में वे अपने को हीन नहीं समझते हैं, और जब पैसा मिलता है तो काम करने के लिए हीन समझते हैं अपने को। अपने को ग्लानि महसूस करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हमारे पास मुद्रा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मुद्रा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। अगर वही मर्द अपने घर के अंदर बर्तन चाहे बर्तन साफ करे, क्या करे? साफ करे, खाना बनाए, सिलाई-फराई करे, तो उसे लोग स्त्रैन की संज्ञा दे देते हैं। किसकी संज्ञा? है ना? उसको ध्यान दो, यही पुरुष अगर घर में यह काम करने लगे, तो लोग उसको किसकी संज्ञा दे देते हैं? स्त्रैन। स्त्रैन कहने का मतलब है कि तुम स्त्री हो। क्या हो? स्त्री हो। खासकर महिलाएँ भी कह देती है, वो भी कहने से नहीं चूकती है ना? वह भी कहा देती है स्त्री। हालाँकि लोकल लैंग्वेज में इसके लिए कुछ अलग ही शब्द है, तुम लोग समझदार हो, जानते भी हो। यहाँ पे मानक शब्द ही ठीक रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो स्त्रैण की संज्ञा दे देते हैं, ठीक है? देने लगते हैं, और समाज में उन पर छीटा कसी जाती है। क्या कसी जाती है? छीटा, यानी तंज कसे जाते हैं कि हो पुरुष, करते हो स्त्रियों का काम, जाओ। बोलो हाँ या ना? ऐसा कहा जाता है ना? जी। और जब 1-2 बार वैसा कर देता है, उसको इच्छा भी रहता होगा, छोड़ देता होगा, हटाओ। किसके कारण? शर्म के कारण। किसके कारण? शर्म के कारण, ग्लानि के कारण, क्योंकि दोबारा से कोई वैसा ना कहे। आगे बढ़ते, हम यह भी देखते हैं कि होटल में खाना बनाने वाले अधिकांश पुरुष ही हैं। उसी प्रकार महिला पुरुष की तरह घर की आवश्यकता के लिए बाहर से पानी भी लाती है। उसी प्रकार महिला क्या है? महिला पुरुष की तरह घर की आवश्यकता के लिए बाहर से पानी भी लाती है, और जलावन भी चुन कर इकट्ठा करती है तथा खेतों में कार्य करती है। हालांकि इसके लिए उसे कीमत नहीं दिया जाता है, पैसा मिलता है। हालाँकि अब तो गैस हो गया है तो नहीं, आज से अगर 10-15 वर्ष पहले जाए, तो पहले जलावन इकट्ठा किया जाता था। जलावन के लिए एक विशेष घर होता था, और उस घर में जलावन यानी लकड़ी, चाहे जो भी जलावन के लिए होते थे, ईंधन के रूप में जो भी यूज़ होता था, उसको जमा करके रखा जाता था, खासकर बरसात के मौसम के लिए। जैसे अगर हम कह दें, तो कुछ लकड़ियाँ, कुछ पत्ते, अगर कुछ बोले तो मकई इत्यादि होता था, तो मकई को दाना निकालने के बाद जिसको नेरा कहते हैं, वो जमा करके रखा जाता था। जितने भी लकड़ियाँ इत्यादि है, वो सब रखा जाता था जलावन के लिए। और ये सब कहाँ? बाहर से। कौन लाती थी? महिलाएँ लाती थी। पुरुषों भी लाते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन महिलाएँ लाती थी, तो क्या उस काम के लिए महिला को पैसा मिलता है? क्या महिला घर पे भोजन पकाती है, कपड़ा साफ करती है, कपड़ा धोती है, इसके लिए पैसा मिलता है? नहीं मिलता। अभी मत कहना कि सर आज से जाते हैं पैसा डिमांड करें। नहीं, तो उधर से दूसरों सवाल हो जाएगा, चिंता मत करो। तो और भी बात है, केवल इतना ही बात नहीं है। चलो देखो, तो कीमत नहीं दिया जाता, फिर स्त्री किसी मध्यम परिवार के घरेलू कार्य करती है। कहता फिर स्त्रियाँ किसी मध्यम परिवार में घरेलू कार्य करती है, तो उसे कीमत ये दिया जाता है। कहने का मतलब है कि वही महिला जो अपने कार्य घर में कार्य करता है, हालाँकि अपने घर के कार्य के लिए कौन पैसा देता है भाई? वो तो घर का कार्य है, तो मिला-जुला के सबको करना चाहिए। पुरुष भी कोई काम करता है तो उसको क्या स्त्री पैसा देती है क्या? ना। तो घरेलू कार्य है तो सँभालना ही चाहिए, दोनों को मिलकर सँभालना चाहिए। हालाँकि आगे की बात हम लोग कर रहे हैं, कहता है कि कुछ फिर स्त्रियाँ किसी मध्यम परिवार के घरेलू कार्य करती है, यानी कि दूसरे के यहाँ जाकर के कुछ काम करती है, तो उसे क्या दिया जाता है? कीमत दिया जाता है, मतलब पैसे दिए जाते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाएँ दफ्तर जाती है, क्या जाती है? यानी थोड़ा-सा मध्यम, यानी जो ऐसे महिलाएँ जिसको अब काम करने का, भोजन पकाने का फुर्सत नहीं है। समझो ऐसे कि ऐसे महिलाएँ जिसको एकदम 9 बजे इसको जाना है ड्यूटी। ड्यूटी बोले चाहे वो स्कूल में शिक्षिका है, चाहे कुछ और कार्य करती है, तो उसको खाना बनाने का फुर्सत नहीं है। मान लो किसी लेकर के बहुत सारा उसको काम है, तो वो क्या रखती है, एक महिला रख लेती है, जिसको नौकरानी कह सकते हो, दासी कह सकते हो, या फिर मेस कह सकते हो, जो भी है। ऐसा हालाँकि गाँव में ऐसा कम देखा जाता है, लेकिन शहर में देखा जाए तो शहर में अधिकतर तुमको मिल जाएगा। क्योंकि शहर में लोग ज़्यादा शिक्षित हैं, तो शिक्षित हो गया, तो वो अपना काम करने के लिए ऑफ़िस चला जाता है, तो घर पे भोजन पकाने के लिए कोई न कोई चाहिए, तो उसके लिए क्या रखते हैं, कोई न कोई महिला को रख लेते हैं, है ना? तो वही कहता है
कि मध्य वर्गीय परिवार की महिलाएं दफ्तर जाती है, और यहाँ महिला के बारे में एक सच्चाई तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू कार्य के अतिरिक्त अपने आमदनी के लिए अतिरिक्त कार्य करती है, तो उसके ऐसे कार्य को ज़्यादा मूल्यवान नहीं समझा जाता। उन्हें दिन-रात काम करने का श्रेय भी नहीं मिलता। लेकिन अगर हम बाहर की बात करें, अगर बाहर जितना समय होता है, मान लो कि सुबह 9 से अगर 4 हम कहीं पे मान लेते हैं, तो ये फिक्स है। इससे अगर ज़्यादा कोई काम करता है तो उसको ओवरटाइम के रूप में मिलता है, बाहर की बात करें तो। लेकिन घर में व्यक्ति सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक खटते रहे, उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा क्या? नहीं ना मिलेगा, ठीक है? तो वही चीज़ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वही महिलाएँ दूसरे के घरे कार्य करने के लिए चले जाएँ, तो उसको कीमत मिलती है। फिर क्या कहता है? फिर भी आधुनिक दौर में महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, और अभी बदलते समय में महिला है धीरे-धीरे हर एक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, चाहे किसी भी कार्य में हो। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत हमारा कैसा देश है? कृषि प्रधान, यानी यहाँ पर कृषि की प्रधानता है। अभी भी अगर कहा जाए तो कृषि सबसे ज़्यादा होता है, और अच्छी बात यह है, कमाल की बात यह है कि हमको ज़िंदा रहने के लिए जो-जो चीज़ चाहिए वो सस्ता है, और ज़िंदा रहने के लिए जो-जो चीज़ ज़रूरी नहीं है वो महँगा है। बोलो कैसे? जैसे चावल, दाल इत्यादि, रोटी जिसको गेहूँ से बनता है, ये सब कह सकते हैं। जितने भी साग-सब्ज़ी, ये सब सस्ता है कि महँगा? सस्ते हैं, लोग इसको भी महँगा कहता। अच्छा, एक बात मैं उदाहरण देता हूँ ज़रा-सा, थोड़ा-सा अलग टॉपिक हो गया हूँ। अगर हम चावल खरीदने जाएँ, तो चावल 1 केजी चावल का दाम कितना होगा? बोलो? 40-50 के आस-पास में खाने लायक बढ़िया-सा आ ही जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, खूब बढ़िया मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी के समय में कोई कंकर-उंकर भी जल्दी नहीं मिलेगा। पहले के ज़माने में बहुत कंकर-उंकर मिलता था, मोटा-मोटा चावल होता था, पीला-पीला टाइप का, ऐसा होता था। आज से 20-25 वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर सब्ज़ी 1 केजी लेने जाओगे, 1 केजी सब्ज़ी का दाम कितना होगा? ये चावल था बताओ। एक सब्ज़ी कोई भी ले लो, कुछ भी, साधारण, तो ₹10 से लेके ₹50 तक मिल ही जाएगा। मिल जाएगा ना? कोई विशेष सब्जियाँ होगा तो जैसे कि जो सीज़न नहीं है, विपरीत सीज़न वाला है, तो वो तनका ज़्यादा में मिल सकती है। जैसे गोभी का भी सीज़न ना है, अभी आ गया, तो वो 1 आध सौ के मिल जाएगा, तो वो विपरीत है। लेकिन जो मौसम है, मौसम के आधार पर जो सब्ज़ी है, तो वो 10 से लेकर के तुमको 50 तक मिल ही जाएगा। बोलो हाँ या ना? मिल जाएगा, ठीक है। अब 2 उदाहरण लिया हूँ, इसी से समझना। अगर यही सब्ज़ी के जगह पर कोई चल जाए मटन लाने, क्या लाने जाएगा? मटन समझते हो ना? बकरा को काट देते हैं, मटन बन जाता है। उसको बकरा कह सकते हो। क्या कह सकते हो? 1 केजी खरीदेगा, कितना खरीदेगा? कितना मिलेगा? 500 से 800 तक जाता? अरे! हमें पते नहीं है। कितना तक जाता है? 800 तक? चल जाता है? चलो 500 से लेके 800 तक कह रहा है, रुपया। 500 से लेके 800। अच्छा, यहाँ पे तनको नहीं कहता है कि महँगा, लेकिन यही चीज़ सब्ज़ी खरीदने जाएगा ना, तो महँगा दे रहा है भाई। इतने महँगा कैसे हो गया? लेकिन एको गो सवाल है हुआ, चिकन की बात कर लेते हैं। ये कैसे हो गया अभी? 200, सावन है इसलिए घट गया, कहता 300 तक पहुँच गया। आँ? आँ? हाँ, हाँ, ठीक है, 200 से 300 मान लेते हैं। फिर भी यहाँ पर भी लोग नहीं कहेगा कि मतलब महँगा है ना? शराब हालाँकि बिहार में बंद है, फिर भी अलग प्रकार के जो शराब की बात करें, एकर त कोई रेटे नहीं, जितना भाग जाए, है ना? तो ये कितना मान सकते हैं? 350 चल ठीक है। जहर वाला, अब बिना जहर वाला सब तो जहरे है, तो क्या जहर है? एकर 5,000 तक चल जाता है नहीं? चलिए, तो ये सब है। तो बताओ, ये जीने के लिए ज़रूरी है क्या? नहीं, ये महँगा है कि सस्ता है? अच्छा बताओ, ये जीने के लिए ज़रूरी है क्या? नहीं है, तो महँगा कि सस्ता? अच्छा, ये सब जीने के लिए चावल, दाल, सब्ज़ी, ये सब रोटी जीने के लिए आवश्यक है कि ना है?
तो ये सस्ता है कि महंगा? तो जितना जिंदा रहने वाला चीज है वो क्या है? और जितना जो स्वाद चाहिए, शौक चाहिए, वो सब कौन सी है? महंगा। ठीक है? पानी जीने के लिए आवश्यक है, सस्ता है ना? जो स्वाद के लिए चाहिए, जैसे कि स्वाद में चले जाए लस्सी, चले जाए कोको कोला, चले जाए अलग टाइप का जितने भी पेय पदार्थ है, वो सब, है ना? पानी है, बाकी कुछ-कुछ तनका-तनका मिला दिया, तो रेट बढ़ गया। तो महँगा के सस्ता, महँगा है, क्या उसको हम नहीं पिएँगे तो नहीं जिएँगे? बोलो, नहीं खाएँगे उसको तो नहीं जिएँगे? जिएँगे। तो वो सब क्या है? मुँह का टेस्ट कह लो या फिर शौक कह लो या फिर क्या कह सकते हो? फैशन कह सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या तो इस आधार पर हम लोग क्या पहुँचे? जो ज़िंदा रहने के लिए हमारे लिए आवश्यक है वो क्या है? सस्ते, और ज़िंदा रहने के लिए आवश्यक नहीं है, जो शौक है, फैशन है, स्वाद है, वो सब हमारा क्या है? महँगा है। क्या है? महँगा। और यहाँ पर कोई भी नहीं कहता है कि महँगा है। कोई कहता है कि आराम से गया, फटाफट पैसा दिया, फटाफट ले आया, बस रेडी है, तैयार। सबको नहीं कहता है कि महँगा। चलो हम कहाँ थे? तो यहाँ कृषि प्रधान देश है, यहीं पर ये सारी कहानी आ गया था। और यहाँ के लोग आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ के जो लोग हैं, वहाँ जीवन जीने के लिए जो आजीविका चलाते हैं, उसका मुख्य स्रोत क्या है? कृषि पर आश्रित है। अंग्रेजी में फार्मर या हिंदी में किसान शब्द का उच्चारण करने पर लोगों की सोच में पुरुष का चेहरा ही उभरता है। कहता है अंग्रेजी भाषा में कहते हैं तो क्या कहते हैं? फार्मर, शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? किसान कहते हैं। और किसान शब्द का उच्चारण करने पर लोगों की सोच में किसका चेहरा उभर के आता है? पुरुष का। किसानी कौन करेगा? कृषि कौन करेगा? तो पुरुष करेगा। ऐसा सोचे कि महिला करेगी? ना, जबकि उसका भी थोड़ी बहुत रहता है। चेहरा उभरता है। शब्दों की रचना करने वालों से लेकर नीति निर्माताओं तक, यानी जो शब्द को बना रहे थे, शब्द की रचना कर रहे थे, शब्द को क्रिएट कर रहे थे, और शब्द की रचना करने वाले से लेकर नीति निर्माताओं, जो नीति बनाने वाले व्यक्ति हैं, तक ने कृषि क्षेत्र में जुड़ी महिलाओं के योगदान को कमतर आंका है। और कृषि में महिला का जो योगदान है, महिला का जो उसमें योगदान कहिए, उसमें जो सहायता है, उन सबको क्या कहा है? कमतर आंका है। यानी उसके मेहनत को वैल्यू ही नहीं दिया, उसके मेहनत को गिनती में नहीं गिना, बस गिना किसको? तो पुरुष को। जबकि सच्चाई यह है कि आज कृषि का स्थिरीकरण हो रहा है, और 1991 और 2001 जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि इनके बीते दशक में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की संख्या वृद्धि हो गई है। और बीते कई दशकों की अगर बात करें तो कृषि क्षेत्र में महिलाओं की संख्या क्या हुई है? वृद्धि अर्थात बढ़ी है। और इन बातों की पुष्टि निम्नलिखित आंकड़ों से हो जाती है। कुछ आंकड़े देखते हैं, फिर मैं इसको समाप्त करूंगा। आंकड़ा क्या-क्या है? कृषि कार्य क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी कितना है? 40%। मतलब कृषि कार्य क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी, कुल हिस्सेदारी 40% महिला शामिल है। कम होता है ना? आज की तारीख में कुल पुरुष कामगारों में 53% पुरुष है। और आज के समय में देखा जाए तो पुरुष कामगारों में कितना प्रतिशत? लगभग 53% पुरुष, और महिला कामगारों में कितना? 75% योगदान। प्रतिशत महिलाएं कृषि क्षेत्र में हैं, कितना? 53% पुरुष और 75% महिलाएं। कहता है कि ग्रामीण महिला कामगारों में 85% महिला कृषि से जुड़ी विभिन्न काम करती है। और ग्रामीण में देखा जाए, गांव में देखा जाए, तो जो कामगार लोग हैं वो 85% महिला जो है किससे जुड़ी काम करती है? कृषि से जुड़ी। अब खेत में बहुतों सारा काम होता है, कभी जंगल निकालना हुआ, तो कभी कुड़ाई करना हुआ, कभी कुछ, तो उस समय महिला जाती है कि नहीं जाती? लेकिन उसका वैल्यू दिया जाता है, उसकी चर्चा होती है ना? लेकिन उसका भी तो सहायक है। हाँ। इस तरह हम पाते हैं कि भारत के प्रमुख आर्थिक क्षेत्र कृषि में महिलाओं की भागीदारी कुछ कम नहीं है, परंतु विडंबना यह है कि कृषि क्षेत्र में संलग्न महिलाओं को पुरुष के बराबर
मेहनताना नहीं दिया जाता है। एक और रोचक बात जानते होंगे, सेम काम अगर करे, जैसे पुरुष और स्त्री, तो खेत में अगर काम करने जाए तो पुरुष को ज्यादा मजदूरी मिलता है और महिला को कम मिलता है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? पुरुष काम करे तो ज्यादा और महिला काम करे तो कम, जबकि काम सेम रहेगा तैयो। काम सेम रहेगा तब भी आ ज्यादा कम करता है, ठीक है, तो ज्यादा कम तो पुरुषों कर सकता है। 4 गो पुरुष रख लो, ए बी सी, ए बी सी, 3 गो पुरुष रख लो, ठीक है। इससे जो है सो मान लो कि घास सफाई करने वाला काम, महिला अल्फा बीटा गामा, ठीक है। 3 गो इहो रख लीजिए। आय बराबर नहीं, अब हो गया होगा, बराबर कर दिया होगा, लेकिन पहले अंतर था। नहीं, अभियो भेदभाव है ना, कि अच्छी बात है, बराबर हो गए। पहले था भेदभाव, हम देखे हुए हैं। अगर खेत की अति की बात हो, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जो भी खेत की काम हो, अगर सेम काम कर रहा है तो मान लो पहले समय में इसको 30 मिलता था तो इसको 25 मिलता था, 5 रुपया कम मिलता था सेम काम के लिए। हालांकि अब बराबर मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो मेहनता नहीं दिया जाता है, समाज में उनके प्रति नजरिए में बदलाव नहीं आया, और इस तरह शोषण के विरुद्ध महिलाओं ने आवाज उठाना शुरू कर दी, और महिला प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के बराबर दर्जा प्राप्त करने हेतु गोलबंद होना शुरू किया, यानी इकट्ठा होना शुरू किया। और महिला आंदोलन इसी कड़ी का सिलसिला है, और इसी के वजह से महिला आंदोलन शुरू हो गया हर एक क्षेत्र में, अपना हक मांगने के लिए, अपने हिस्सेदारी मांगने के लिए। और इस यही वजह से अब धीरे धीरे क्या होने लगा है, समान काम के लिए पुरुष और महिला को समान रूप से उसकी मजदूरी दी जाती है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने समझेंगे, और इससे आगे हम लोग अगले दिन करेंगे। हम लोग